Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of a webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in housing societies and will benefit our society members. The website has very simple language articles, various draft of applications, over 120 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in a very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is members' maintenance check bounced, prosecutions, penalties, and imprisonment, etc. that can be levied on the member. टिपिकली हम लोग सब जन सोसाइटी में जब रहते हैं तो उसमें अपने अपने चेक्स देते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो कई बार अनजाने में या जानबूझ के चेक बाउंस हो जाते हैं। तो उस समय सोसाइटी को क्या करना चाहिए, क्या पेनल्टी उस पर लागू होता है, आगे की कार्यवाही कैसे कैसे करनी है, ये सब चीजों पे चर्चा करने के लिए आज के हमारे स्पीकर को इनवाइट किया है एडवोकेट आशीष दुबे। उनका स्वागत करते हैं। आशीष दुबे जी आपको एक्सप्लेन करेंगे, अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। आशीष सर, प्लीज टेक ओवर and share your knowledge and experiences relating to today's topic. Thank you. Please take over. Ashish, Mr. Ashish. Am I audible now? Yes, please go ahead, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. As discussed, today's topic is check bounce in a housing society. Actually, it is a very interesting topic to discuss it, and rarely we have seen that society goes for this check bounce matters. या हम कहें कि हार्डली कोई ऐसा मैटर ध्यान में आता है where society has gone through this 138 NI के मैटर्स, सोसाइटी में चेक बाउंस के मैटर्स बहुत हार्डली ऐसा देखने को मिलता है। स्टिल इस टॉपिक को आज हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि सोसाइटी और चेक बाउंस कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लाए जा सकते हैं। बेसिकली जो चेक बाउंस के मैटर्स होते हैं, इन जनरल पब्लिक में तो ठीक है, लेन देन होते रहते हैं, कंपनी से माल आता है जाता है, चेक बाउंस होते हैं, मैटर्स चलते हैं। बट सोसाइटी में, एक हाउसिंग सोसाइटी में कब ऐसा कोई दायरा बनता है जहां पर मैनेजिंग कमेटी एक चेक बाउंस के मैटर के लिए लाइबल एलिजिबल हो जाती है। अब मान के चलते हैं कि पहले तो समझते हैं कि चेक बाउंस होता क्या है, ये मैटर्स कैसे होते हैं। लेनदार और देनदार, इसको इजी वर्ड में अगर हम समझे तो लेनदार को पैसे लेने हैं, देनदार को पैसे देने हैं। अब देनदार ने एक चेक इशू किया है लेनदार के नाम पर अपनी लीगल डेब्ट लायबिलिटी को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। देनदार को उसको कुछ पैसे देने थे, अभी लेनदार ने एक चेक इशू किया है, जो पैसे उसे देने हैं सामने वाले को उसके एवज में, और जब वो चेक बैंक में प्रोड्यूस किया जाता है, भुनाया जाता है और वो बाउंस हो जाता है, दैट मीन्स आइदर या तो बैंक के
पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है उस चेक को क्लियर करने के लिए, या शायद बैंक का अकाउंट ही क्लोज्ड है, सामने वाले ने झूठा ही चेक बना के दे दिया था, या बैंक मर्ज हो गई है, या XYZ बहुत से रीजन से अकाउंट क्लोज कर दिया गया है। इन सब सिनारियों में जो मैटर निकल कर आता है वो है 138 NI एक्ट के अंडर, जिसे हम चेक बाउंस का मैटर कहते हैं। सोसाइटी में ये कैसे एप्लीकेबल होता है वो समझते हैं। जनरली जो रेसिडेंट हैं वो अपना मेंटेनेंस जब भी सोसाइटी को देते हैं तो कैश में तो देते नहीं, और अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो अब होने लगा है वो पहले नहीं होता था। तो पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोविजन बचता था चेक के द्वारा, जो कि आज भी उतने ही धड़ल्ले से यूज किया जाता है। बहुत रेयरली ऐसे हैं जो कि अब जो नई जनरेशन आ गई है, और कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि अब ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही करना पसंद करते हैं, लेकिन अभी भी मैं मान के चलता हूं कि ऑलमोस्ट मोर देन 60% सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर चेक के लेन देन से मेंटेनेंस को पे किया जाता है। अब जब मेंटेनेंस की बात आती है तो ये एक लीगली डेब्ट लायबिलिटी है उस मेंबर के ऊपर जिसे एक अमुक अमाउंट चुकाना है सोसाइटी को, उसके हिस्से का भाग उसे पे करना है एज अ मेंटेनेंस टू सोसाइटी। अब जो चेक आप देते हैं सोसाइटी में मेंटेनेंस पे करने के लिए, मान के चलिए कि आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं है और आपने XYZ अमाउंट का चेक इशू कर दिया है। जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि 5,000 रुपए का मेंटेनेंस, और उस 5,000 मेंटेनेंस को पे करने के लिए आपने एक चेक इशू कर दिया सोसाइटी के नाम पर। तो यहाँ पर लेनदार हो गया सोसाइटी और देनदार हो गया वो मेंबर, और जो चेक इशू हुआ है वो 5,000 रुपए का, किसके एवज में? मेंटेनेंस के एवज। मेंटेनेंस आपका लीगली डेब्ट लायबिलिटी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि वो आपको चुकाना ही चुकाना है। आपने 5,000 रुपए कोई वर्गणी में नहीं दिए हैं, आपने 5,000 का चेक कोई गिफ्ट नहीं किया है, आपने जो एक अमाउंट बनता था मेंटेनेंस के नाम पर जो आपको चुकाने ही चुकाने हैं सोसाइटी को, उसके लिए आपने चेक इशू किया। अब मोस्टली इतनी छोटी अमाउंट अगर कभी कभी चेक बाउंस हो भी जाता है तो क्योंकि सोसाइटी के लोग अपने लोग हैं करके सामने से उसे इत्तला कर दिया जाता है ओरली, और उसके बाद जो भी मेंबर हैं वो उसकी खामियों को दुरुस्त कर लेते हैं, या तो फिर वो दूसरा चेक दे देते हैं, दूसरे बैंक का चेक दे देते हैं, अरे भाई वो बैंक में शायद पैसे नहीं थे, मैं आपको दूसरा चेक देता हूँ, या आप 2 दिन बाद डाल देना, अगले हफ्ते डाल देना, मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दूंगा। ये आपस की अंडरस्टैंडिंग है, जहां पर अगर चेक बाउंस हो भी जाता है तो सोसाइटी में लोग इस तरीके से सद्भावना के हिसाब से आगे बढ़ा लेते हैं, मिलजुल के निभा लेते हैं। बट कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग पर्पसली मेंटेनेंस पे नहीं करते, और वो अमाउंट जो है वो काफी हद तक बढ़ जाता है, कहीं कहीं पे वो अमाउंट मेंटेनेंस का लाखों में भी जाता है। कहीं कहीं देखा है कि अमाउंट मेंटेनेंस पेंडिंग पड़ा हुआ है 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। इवन ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहां पे भी सोसाइटी 50-50 लाख रुपए तक का मेंटेनेंस पेंडिंग करवा के रखा हुआ है। फिर वो अलग प्रोसीजर है कि वो रिकवरिंग के लिए जाएंगे, रिकवरी के सर्टिफिकेट के लिए जो भी भागदौड़ करनी होगी वो सोसाइटी करेगी। लेकिन ऐसे कुछ मेंबर्स जब आपको एक चेक पकड़ाते हैं स्टेटिंग दैट कि चलो मैं सेटल करता हूं मेरा मैटर और मेरे मेंटेनेंस के लिए मैं ये 25 लाख का चेक आपको इश्यू करता हूं, सोसाइटी खुश हो जाती है कि भाई चलो 25 लाख रुपए तो आए अपने मेंटेनेंस के। लेकिन यहाँ पे जो बदमाश लोग होते हैं वो करते क्या है, या तो उनको अच्छे से पता है कि मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपए नहीं है, और स्टिल वो जानते बूझते 25 लाख रुपए का एक चेक सोसाइटी को देते हैं। किसके एवज में देते हैं? जो उनके ऊपर डेब्ट बनी हुई है, जो उनकी लीगल लायबिलिटी है जिसको उनको उतारना है, उसके एवज में वो 25 लाख रुपए का चेक इश्यू करते हैं। अब जानबूझ के उन्होंने ऐसा चेक दिया हुआ होता है जो कि आप
बैंक में अगर डिपॉजिट भी करेंगे तो वो बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। या फिर तो वो ऐसे बैंक का चेक दे देते हैं आपको जो कि अकाउंट ही क्लोज्ड है, पुराना चेकबुक पड़ा हुआ है, उस पर लिख के तो देना है, उस टाइम के लिए लिख के दे भी दिया, और बैंक को तो पता है कि अकाउंट है ही नहीं, वो तो बाद में जाके बाउंस ही होने वाला है। ऐसी चीजें हो सकती हैं। या वो जानते बूझते अमाउंट कम है बैंक में, लेकिन 25 लाख रुपए का चेक डाल के दे दिया हुआ है, उसे पता है कि जाके अगर बैंक में वो कैश करने जाएगा तो भी बाउंस होने वाला है। मान के चलिए स्टॉप पेमेंट करवाते हैं, बैंक में पैसा भी है मेरे, लेकिन जैसे ही वो चेक आएगा, आपको आरबीआई के न्यू गाइडलाइन के हिसाब से अगर 5 लाख रुपए के ऊपर का चेक है या 5 लाख रुपए का चेक है, तो बैंक से कॉल आएगा, जिसने भी बैंक के चेक को इशू किया हुआ है, जो ओनर है चेक का, उसको कॉल आएगा और वो उससे एडवाइस लेते हैं कि भाई ये 5 लाख के ऊपर का चेक आया हुआ है, 5 लाख का चेक आया हुआ है, इसको क्लियर करना है क्या। जिसका भी चेक है वो बैंक को एडवाइस देगा कि हाँ इसको क्लियर कर देना है या नहीं करना है, या स्टॉप पेमेंट करवाना है। उसके एडवाइस पर फिर बैंक आपका आगे प्रोसीड करता है। मान के चलते हैं वो 5,000 पे हम वापस से आते हैं, 5,000 रुपीज का एक ने चेक दिया अपने मेंटेनेंस को क्लियर करने के लिए, और उस अकाउंट में पैसे नहीं है। ऐसे में जब सोसाइटी उस 5,000 रुपए के चेक को अपने बैंक में डालेगी इन कैश कराने के लिए, तो 2 दिन के बाद बैंक से लेटर आ जाएगा, एक मेमो आ जाएगा उस चेक के साथ में, जो कि इन कैश नहीं होगा क्योंकि अमाउंट नहीं है बैंक में। अगर अमाउंट ही नहीं है बैंक में और वो चेक बाउंस हो जाएगा, अब सोसाइटी क्या करेगी। अब सोसाइटी के पास 2-3 रास्ते होते हैं, या तो जिस भी मेंबर ने वो चेक दिया हुआ है उसको अप्रोच करेंगे, थ्रू कॉल करेंगे, अगर सोसाइटी में मिलना जुलना है तो सामने से जाके बात करेंगे, भाई आपने चेक दिया था तो बाउंस हो गया है, तो अभी क्या करना है। अगर वो बंदा अच्छा होगा तो बोलेगा अरे सॉरी मैं करवा देता हूँ, दूसरा चेक दे देता हूँ या बैंक में पैसे डलवा देता हूँ, और 2-3 दिन में वो चीज क्लियर हो जाती है। चेक बाउंस का मैटर तब स्टार्ट होगा जब सामने वाला उस चेक को इन कैश करवाने के लिए रेडी नहीं होगा। चेक मिल गया, बाउंस हो गया, नाउ व्हाट, नेक्स्ट स्टेज क्या। रिक्वेस्ट भी करके देख ली सोसाइटी ने और उसका रिस्पॉन्स ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, तब क्या करना चाहिए फिर सोसाइटी को। तब जाके ये जो 138 एनआई एक्ट का रास्ता है चेक बाउंस का, वो रास्ता अपने को अपनाना पड़ता है। इसमें सिंपली सिर्फ ओरली टॉक करके नहीं चलता। ओरली टॉक तो चलो एक सद्भावना के हिसाब से बता देते हैं कि अरे राजू भाई ये आपका चेक बाउंस हो गया था, आप देखिए क्या करेंगे। राजू भाई बोलेंगे 2 दिन के बाद फिर से डाल देना भाई, अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ। लेकिन कुछ जो बदमाश होते हैं उनसे कैसे निपटेगी सोसाइटी। तो चेक बाउंस के लिए जो एक प्रोविजन दिया हुआ है, उस प्रोविजन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और ये प्रोविजन सिर्फ सोसाइटी और मेंबर्स के चेक के लिए नहीं है, ये एक नॉर्मल चेक बाउंस मैटर को भी आपको इसी प्रोसीजर से आपको फॉलो करना पड़ता है। वहां पे फर्क इतना है कि लीगल डेप्थ लाइबिलिटी बननी चाहिए आपको। जैसे मेंटेनेंस को पे करना आपको करना ही पड़ेगा, वो आपकी ड्यूटी है। सोसाइटी आपको लिफ्ट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, फ्लैट के लिए, जो भी मेंटेनेंस के लिए आपको बिल भेजती है, वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है और उसको क्लियर करने के लिए आपको चेक देना है। वैसे ही किसी और भी रिलेशन में अदर देन सोसाइटी, अगर कोई आपको चेक दे रहा है और वो बाउंस हो जाता है, तब भी जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूं वही लागू होते हैं। अब इसमें करना ऐसा होता है कि जिस दिन भी आपका चेक बाउंस हो गया, डे 1 चेक बाउंस होने के बाद बैंक से आपको मेमो आ जाता है, आपका बैंक आपको बता देता है कि भाई आपने जो चेक डाला था वो बाउंस हो गया। एक मेमो साथ में आता है चेक के साथ में, चेक भी रिटर्न आ जाता है, मेमो बैंक लिख के देती है, उसमें एक रीजन लिख के देती है कि ये चेक बाउंस क्यों हुआ, ये चेक डिसऑनर क्यों हुआ। वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रीजन में जो मेजॉरिटी चीजें जो हमेशा आती हैं मेजर, वो आती हैं कि इनसफिशिएंट फंड। ये सबसे ज्यादा देखा जाता है कि उस बैंक में उतना अमाउंट ही नहीं था जितने का चेक दिया गया, भले वो 5 रुपए का 500 रुपए का चेक हो चाहे 50 लाख का चेक हो, अगर उसमें अमाउंट नहीं है
तो जो रीजन लिखकर आएगा आपके चेक बाउंस के मैटर में, जो मेमो में लिखकर आएगा, वो आएगा इनसफिशिएंट फंड। जैसे ही ये मेमो में लिखकर आता है इनसफिशिएंट फंड, आपका मीटर चालू हो जाता है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटर चालू हो जाने का मतलब है कि डेज स्टार्ट हो जाते हैं चेक बाउंस के मैटर को आगे प्रोसीड करने के लिए। जिस दिन भी आपका मेमो आपके हाथ में आता है, उस दिन से 30 दिन 30 डेज की टाइमलाइन होती है सामने वाले को, जिस मेंबर ने आपको चेक दिया था, उसको एक प्रॉपर लीगल नोटिस भेजने। याद रखिए कि जिस दिन भी चेक डिसऑनर हुआ, आपके पास मेमो आ गया, आपको इंटीमेशन मिल गया कि आपका चेक इस डेट को डिसऑनर हुआ, और रीजन मिल गया आपको इनसफिशिएंट फंड, उस दिन से 30 डेज, विद इन 30 डेज आपको एक लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस जिसे कहते हैं, वो सामने वाले को भेजना होता है, ओरली नहीं। एक लीगल नोटिस आप जब भेजते हैं तो उसमें आप डिमांड करते हैं, बाकायदा पूरी स्टोरी को शॉर्ट में बता के कि भाई साहब, आपने हमको एक चेक दिया था अपनी लाइबिलिटी हटाने के लिए, उस चेक को जब हमने इन कैश कराने के लिए बैंक में डिपॉजिट किया तो वो चेक डिसऑनर हो गया, और उसके बाद ये हमारे पास चेक बाउंस का जो मेमो है वो आया है, और उसमें रीजन लिखा हुआ है इनसफिशिएंट फंड। ये डिमांड नोटिस में आपको एक 15 दिन का टाइम देना होता है, 15 डेज का टाइम सामने वाले को देना होता है, जिनके पास एक मौका देने को अपन कह सकते हैं कि एक मौका दिया जाता है कि भाई किसी भी XYZ रीजन से हो सकता है चेक बाउंस हुआ हो, अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं हो, तो आपको 15 दिन का हम टाइम देते हैं। आप उस चीज को, उस जो एक घटना घटी है जो सही नहीं है, उसको ठीक करने के लिए 15 दिन का टाइम है आपके पास, आप हमको पैसे दे दो। ये लीगल नोटिस 30 दिन का टाइम विद इन 30 डेज, और उसके अंदर आपको 15 दिन का एक्सटेंशन कीजिए। अब ये 15 दिन जिस दिन भी खत्म होते हैं, सपोज 15 दिन में सामने वाले ने अपने को करेक्ट कर लिया, आपको पेमेंट वापस भेज दिया, वेल एंड गुड, लेकिन पेमेंट नहीं आया, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो 15 दिन खत्म होने के बाद 16वें दिन से फिर 30 डेज आपके पास हो जाते हैं इस मैटर को कोर्ट में ले जाकर फाइल करने। तो ये जो टाइम लाइन है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम लाइन अगर आप मिस करते हैं तो चेक बाउंस के मैटर में गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो जैसे ही डिसऑनर होता है, मेमो आ गया, मेमो हाथ में आने के बाद 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजनी है, डिमांड नोटिस भेजनी है। उस डिमांड नोटिस में आपको 15 दिन का टाइम देना है। 15 दिन खत्म होने के बाद अगेन 30 डेज का टाइम फिर स्टार्ट हो जाता है टू फाइल दैट मैटर इन अप्रोप्रिएट कोर्ट। अभी किस कोर्ट में डालना है, क्या बेस पे डालना है, तो जब लीगल नोटिस जो आप भेजते हैं उसमें जो टाइमिंग दी हुई है वो सारी वेव ऑफ करते हुए जब आगे बढ़ेंगे और 30 दिन हाथ में रख के और कोर्ट में फाइल करेंगे, तो उसमें ज्यूरिडिक्शन देखना पड़ता है। अब कहाँ का ज्यूरिडिक्शन देखना पड़ेगा आपको? मैं मुंबई में रहता हूँ, सामने वाले ने चेक दिया था समवेयर कहीं महाराष्ट्र के बाहर का, और हमारी सोसाइटी है मुंबई में, तो कहाँ का ज्यूरिडिक्शन बनेगा? दो सोर्सेस देख के समझ के चलते हैं। एक, जहां पर चेक डिपॉजिट किया गया, यानी कि जहां पर सोसाइटी ने अपना चेक डिपॉजिट किया, मोस्टली सोसाइटी का जो बैंक होता है वो नियर बाई होता है। सपोज इफ आई एम स्टेइंग इन गोरेगांव, तो मेरी सोसाइटी का जो बैंक होगा आइदर इन गोरेगांव और मलाड, नियर बाई होगा। तो इफ आई एम डिपॉजिटिंग दैट चेक इन गोरेगांव और मलाड, तो मेरा ज्यूरिडिक्शन बन जाता है गोरेगांव और मलाड। जिस भी बैंक में मैंने मेरा चेक डिपॉजिट किया वो मेरा ज्यूरिडिक्शन बन गया। क्या मेरा ज्यूरिडिक्शन ये भी हो सकता है क्या कि सामने वाले ने आउट ऑफ महाराष्ट्र समझ के चलिए तो गुजरात के किसी बैंक का चेक दिया था मुझे, तो क्या जिस बैंक का चेक दिया गया था वो भी ज्यूरिडिक्शन बना सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली बना सकते हैं। अगर वहां का चेक है, मुंबई में आके हमने डिपॉजिट किया, तो
आइदर मुंबई का बैंक या जहां का चेक दिया गया है वो बैंक, उसका ज्यूरिडिक्शन, दो में से कहीं के भी ज्यूरिडिक्शन के आप कोर्ट में इस मैटर को फाइल कर सकते हैं। मोस्टली तो जहां पे आप चेक डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि आप वहीं रह रहे हैं और वहीं का ज्यूरिडिक्शन देख के आप वहीं पे कर देते हैं। जैसे मैं गोरेगांव में रहता हूँ, तो गोरेगांव के लिए ज्यूरिडिक्शन मेरा बन जाता है बोरीवली कोर्ट, ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंडर में जाता है और वहां पे ये चेक बाउंस के मैटर देखे जाते हैं। अब ज्यूरिडिक्शन हो गया आपका, 30 डेज हो गया ज्यूरिडिक्शन फाइंड आउट करके। अब नेक्स्ट क्या, अब आपको एक एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने दे देते हैं। उस एप्लीकेशन के ऊपर जो भी चेक का अमाउंट होगा, 5,000 10,000 जो भी, उसका 2% आपको कोर्ट फी भरना पड़ता है मुंबई में। आउट ऑफ मुंबई कोर्ट फी नील है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, कहीं 100 रुपए 150 रुपए है, लेकिन इन मुंबई 2% चेक बाउंस के मैटर में कोर्ट फी पे करनी पड़ती है। अब मान के चलिए कि आपका 10,000 का चेक है, तो उसके हिसाब से 2% का आपको कोर्ट फी पे करना पड़ेगा। उस कोर्ट फी को पे करने के बाद आपको एप्लीकेशन लगानी है, एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स देनी है कि भैया क्यों क्यों ये चेक मिला था, किस वजह से मिला था, और सामने वाले ने चेक बाउंस होने के बाद में हमने उनको लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस भेजी थी, ये रही उसकी डिमांड की नोटिस की कॉपी। उसके बाद हमने बाई पोस्ट भेजा था अगर, तो ये रहा पोस्टल रिसीट, उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट, और जो मेमो रिटर्न आया हुआ है बैंक से, वो बैंक का मेमो लगाया हुआ है, और सारे जो एविडेंसेस हैं वो लगाने के बाद में वो वेरिफिकेशन करके कोर्ट एडमिट कर लेता है उस मैटर में। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, कोर्ट वेरिफिकेशन के बाद में सामने वाले को एक समन भेजता है कि भाई साहब आपके अगेंस्ट में ये चेक बाउंस का एक मैटर फाइल हुआ है, आप आओ, आप आके आपको क्या कहना है वो बताओ। चेक बाउंस के मैटर में एक सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको प्रूफ नहीं करना पड़ता कि आपके पास चेक आया कैसे। ये प्रिजम्पशन है चेक बाउंस के मैटर में कि अगर आपके पास चेक है तो ये मान के चलेगी कोर्ट कि सामने वाले ने आपको चेक दिया हुआ है अपनी लीगल डेप्ट लायबिलिटी हटाने के लिए। इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपके पास एक चेक होना जरूरी है। बहुत सी चीजें चेक बाउंस में सपोर्ट करती हैं कंप्लेनेंट में। तो जब समन जाएगा कोर्ट से और सामने एक्यूज्ड को प्रेजेंट होना पड़ता है, अब दो ऑप्शन है, या तो एक्यूज्ड को समन मिलेगा और वो नहीं आएगा, मैं नहीं आता भाई, और या तो आएगा। अब अगर आएगा तो जिस दिन भी वो प्रेजेंट होगा, कोर्ट उसको बड़े प्रेम से पूछती है कि भाई 5,000 का चेक दिया हुआ था आपने, आप वो अमाउंट पे करना चाहते हो क्या? अगर पे करना चाहते हो तो वो एडमिट करेगा, प्ली गिल्टी लेगा, और उसके बाद में मैटर वहीं के वहीं दफा दफा खत्म। एक बार उसने पेमेंट कर दिया तो मैटर वहीं पे क्लोज हो जाता है। लेकिन सपोज कि वो बोलता है कि मैं पे नहीं करूंगा, तो अगर पे नहीं करोगे तो मैटर लड़ोगे, फिर केस लड़ना पड़ेगा आपको। आप गिल्टी हैं या नहीं गिल्टी हैं, चेक बाउंस के मैटर में गिल्टी हैं या नहीं गिल्टी हैं। यस गिल्टी हूं तो पे करो, और गिल्टी नहीं हूं तो फिर मैटर लड़ो, इस चीज को केस लड़ना पड़ेगा आपको। केस लड़ने से पहले आपको बेल लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। बेल लेने के लिए जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करके बेल लिया जाएगा, उसके बाद फिर मैटर चलाया जाएगा, मैटर लड़ना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि सामने वाला समन देने के बाद में भी नहीं आ रहा है, एडमेंट है मैं तो नहीं जाऊंगा, फिर क्या? अगर नहीं जाओगे तो समन के बाद में कोर्ट देखेगी कि आपने समन उसको पहुंचाया था क्या, उसके नॉलेज में है कि उसको कोर्ट ने बुलाया हुआ है। अगर वो चीज आपने प्रूफ कर दी, चाहे वे ऑफ सर्विस एफिडेविट फाइल करके या जो भी प्रोविजन है उसको कोर्ट को सेटिस्फाई करके कि हाँ मैंने तो सर्विस दे दी थी सर, समन भेज दिए थे, लेकिन फिर भी वो आ नहीं रहा है, तो कोर्ट फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू करेगा एक्यूज के अगेंस्ट। भाई आपको बुलाया गया था, आप आए नहीं, अब आपके अगेंस्ट में नॉन बेलेबल वारंट इशू कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डेट पे आ जाना। अगर नेक्स्ट डेट पे जाएगा तो सबसे पहले तो उसको वो नॉन बेलेबल वारंट कैंसिल करवा के प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड सेम
प्ली गिल्टी उसको लेनी पड़ेगी कि आइदर ही इज गिल्टी और नॉट। मान के चलो कि फिर से नहीं आया, बदमाश है, नॉन बेलेबल वारंट के बाद में भी नहीं आ रहा है, सॉरी पहले बेलेबल वारंट इशू होगा, आई एम रियली वेरी सॉरी, पहले बेलेबल वारंट इशू होगा, उसके बाद फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा। अब बेलेबल वारंट के बाद में भी नहीं आ रहा है तो फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा, फिर पुलिस के पास मैटर जाएगा, पुलिस को डायरेक्शन दिए जाएंगे, पुलिस उसको उठाकर फिर कोर्ट लेकर आएगी, फिर अगेन वो प्रोसेस स्टार्ट होगी, लेनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर कर लेता है, गिल्टी मानता है अपने आप को, तो प्रोसेस के हिसाब से उसको पे करना है, और नहीं मानेगा तो फिर केस करना है। केस के जो स्टेजेस होते हैं वो एक प्रोसीडिंग्स है, मैं अपने एविडेंसेस दूंगा भाई, सोसाइटी अपने एविडेंसेस देगी अपने एडवोकेट के थ्रू कि इनको ये बाकी था, ये मेंटेनेंस के पैसे बाकी थे, उसके अगेंस्ट में उन्होंने चेक दिया और चेक बाउंस हुआ, हमने इनको नोटिस भेजी थी, डिमांड नोटिस, 15 दिन का टाइम दिया, उसमें भी पे नहीं कर रहे हैं, अभी इनको सामने वाले को क्या कहना। कोर्ट पूछेगी एक्यूज को, हाँ भाई बताओ ये चेक आपने दिया था। ऐसे मामले में बड़े अमाउंट, छोटे अमाउंट के लिए तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है सिर्फ 5000, बड़े अमाउंट में एक्यूज सबसे पहले मुकर जाता है कि भाई ये चेक मैंने इनको दिया ही नहीं था, ये चेक तो इन्होंने चोरी किया है, या मेरा ये चेक गुम गया था, पता नहीं इनके पास कहां से आ गया, इस पे सिग्नेचर मेरे नहीं है, इस पे लिखावट मेरी नहीं है, ये मैंने कभी भरा ही नहीं है, इनको कहीं से मिल गया, और ये क्योंकि प्रिजम्पशन है कि जिसके पास चेक है तो कोर्ट मान के चलती है कि आपने ही दिया होगा, तो इसका ये फायदा उठा रहे हैं। या बहुत से मैटर में ऐसा होता है कि हम सिक्योरिटी चेक देते हैं, हम सिक्योरिटी एक चेक दे देते हैं, ब्लैंक चेक दे देते हैं, या अमाउंट लिख के भी कभी कभी दे देते हैं, उस पर डेट नहीं डालते, भाई XYZ अमाउंट का मेरे पास माल छोड़ जा और पैसे मैं बाद में दूंगा, लेकिन पैसे के लिए काम करिए, चेक दे के रखता हूँ, कोई कैश मत करना, डेट नहीं डाला हुआ है, तेरे पास सिक्योरिटी के हिसाब से रखना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस में जब डीलिंग में इस तरीके की चीजें होती हैं तो सामने वाला उस पर अपना डेट डालता है, अपना नाम डालता है, अपना अमाउंट भरता है, और केस को खड़ा करने के लिए बैंक में चेक डाल के उसको बाउंस भी करा। तो ऐसे बहुत से टैक्टिक्स खेले जाते हैं जहां पे चेक बाउंस के मैटर उसी के राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं। अब अगर सामने वाले ने मान लिया तो ठीक, नहीं माना तो केस करता रहेगा, उससे पूछेगी कोर्ट भाई आपको इसके मैटर में क्या कहना है, तो अपना राम कहानी बताएगा कि भाई ये चेक मैंने दिया था, नहीं दिया था, या मेरी लीगल डेप्ट लाइबिलिटी 5000 की बनती नहीं है, मेरी तो 3000 की बनती है, इन्होंने गलत अमाउंट डाल के इस तरीके से ये किया हुआ है। इसमें एक बड़ा ओनस एक्यूज पे आ जाता है, उसको प्रूफ करना पड़ता है कि वो चेक उनके हाथ में कैसे आया, उस पे इनके सिग्नेचर है या नहीं है, वो कैसे इस लीगल डेप्ट लाइबिलिटी के अंडर में नहीं आते हैं जिसका चेक बाउंस का मैटर इन्होंने बनाया हुआ है। ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, इन डेप्थ में नहीं जाते हुए सिर्फ इतना समझ के चलते हैं, जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है तब क्या होता है, ये मजेदार है। बहुत से लोग चेक बाउंस को बहुत लाइटली लेते हैं, क्या कर लेगी कोर्ट, जेल डालेगी, मैटर है, लंबा चलेगा, 2-3 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, तो कहीं कहीं तो ठीक है, कुछ कोर्ट्स के ऊपर बहुत से बर्डन है काम के, थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं बहुत स्पीड में ये काम होता है, विदिन 6 मंथ टू 1 ईयर भी इसका फैसला आ जाता है। फैसला क्या आता है, पूरा मैटर चलने के बाद में फैसला क्या आएगा, चेक बाउंस का मैटर है। एक्यूज्ड अगर दोषी पाया जाता है कि हाँ भाई इन्होंने चेक तो दिया था और चेक पे इनके ही सिग्नेचर थे, और अपनी लीगल डेप्ट लाइबिलिटी को ही रिमूव करने के लिए इन्होंने रिड्यूस करने के लिए दिया हुआ था चेक, और स्टिल ये पे नहीं करता है, तो जो चेक का अमाउंट है उसका दुगना पेनल्टी लग जाता है। एक चेक का अमाउंट आपको देना है और उतना ही अमाउंट आपको एज अ पेनल्टी देना है एक्यूज को, अगर वो गिल्टी मिलता है तो, अगर वो पाया जाता है कि भाई उसने अपराध किया है। तो मान के चले अगर 5000 का चेक था तो उसको 10,000 रुपए भरने पड़े, प्लस जेल का प्रोविजन। अब वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, तो कोर्ट आपको कितने दिन की जेल दे देती है, डिपेंड करती है अमाउंट पे।
मान के चलिए 6 महीने की भी जेल हो सकती है, आपको साल भर की भी हो सकती है। कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपको कितने महीने, दिन, साल की जेल डालते हैं। तो एक तो चेक बाउंस का जो अमाउंट है उसका डबल करके आपको विद पेनल्टी वो पे करना है, प्लस जेल का प्रोविजन। इसके बाद क्या, क्योंकि आपने तो बेल ले रखी है, वो बेल कंटिन्यूएशन करना पड़ता है, उसका एक प्रोसेस है। और आपके पास यानी एक्यूज के पास फिर से इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए प्रोविजन होता है। फिर आप जाते हैं सेशन कोर्ट। अब ये मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में चल रहा था, अब सेशन कोर्ट में चलेगा। आप उसको चैलेंज करेंगे कि भाई ये मेरे साथ गलत हो गया, मेरा चेक नहीं था, मेरे कुछ मुद्दे ऐसे थे जो उन्होंने जज साहब ने सुने नहीं, और मैं इसमें दोषी नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मुझे दोषी बनाया गया है, तो मुझे इस मैटर को करना है। मोस्टली ऐसा होता है कि बड़ा अमाउंट अगर होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है, चैलेंज किए जाते हैं मैटर्स, सो दैट उतना बड़ा अमाउंट पे नहीं करना पड़े। और नहीं तो मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर आते ही या तो सेटलमेंट होने लगता है, या ऑर्डर से आने से पहले ही सेटलमेंट होने लगता है कि भाई मैं पे करने के लिए रेडी हूं, आप पैसे लो और केस विड्रॉ करो। तो जब बीच में जब आपको जज साहब ने स्टार्टिंग में पूछ लिया था एक बार कि भाई आप पे करना चाहते हो, और आपने बोला नहीं 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 मैं पे नहीं करना चाहता, मैं तो केस लड़ूंगा, और उसके बाद जब एविडेंस का स्टेज चला जाता है और आप देखते हो कि यार मैं तो फंसने वाला हूँ, अब मैं काम करता हूँ, मैं जाके सेटलमेंट करवा लेता हूँ, तो कोर्ट आपको ऐसे नहीं छोड़ती। फिर एक प्रोविजन है 10%, 15%, 20% आपके चेक अमाउंट का पेनल्टी लगता है एक्यूज को, क्योंकि आपको तो एक बार मौका दिया गया था, जज साहब ने पूछा था भाई आप सेटल करना चाहते हो, आपने ना बोला। अब कोर्ट का टाइम खराब किया, प्रोसेस चलाया, सब कुछ करने के बाद फिर आज बोल रहे हो कि अब मेरे को खत्म करना है, तो आपके ऊपर एक छोटी सी पेनल्टी लगती है एक्यूज के ऊपर, जो कि चेक बाउंस का जो अमाउंट है उसका 10%। ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है, जज साहब के ऊपर है, तो भी वो ले सकते हैं। तो अगर हम देखें पूरी सोसाइटी में बहुत रेयर ऐसा इंसिडेंट आता है जहां पर सोसाइटी इनिशिएट करती है चेक बाउंस के मैटर को। इसके कुछ रीजंस ये भी हो सकते हैं कि या तो अमाउंट ही इतना बड़ा नहीं है, जैसा हम सब जानते हैं कि मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वो इतना कम होता है कि सोसाइटी बोलेगी अरे कौन अभी एडवोकेट साहब को खर्चे देगा इतने, नोटिस भेजेगा, ये करेगा वो करेगा, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए के लिए क्यों खर्चे करने हैं। तो सोसाइटी खुद के लेटर हेड पे भेजती रहती है, ये सोच के कि एक बार एक दिन ऐसा आएगा कि हम रिकवरी के लिए जाएंगे, क्योंकि सोसाइटी को समझ ही इतनी है या उनका माइंड सेट फिक्स है कि उनको रिकवरी सर्टिफिकेट से ही रिकवरी करनी है। इस तरीके के मैटर में ये भी एक उपाय हो सकता है कि अगर सोसाइटी को ऐसे चेक मिल जाते हैं बड़े अमाउंट के, जहां पे कि वो बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है चेक, तो सोसाइटी के पास ये बहुत अच्छा एक विकल्प है, बहुत तगड़ा विकल्प है, जिसमें रिकवरी ऑफ मनी कंपनसेशन यानी कि पेनल्टी के साथ में मिलती है और जल्दी मिलती है। लाइक रिकवरी प्रोसेस थोड़ा सा लंबा खींच जाता है और वो सर्टिफिकेट जाता है एंड वो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के यहाँ पे चलता रहता है, ये मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पे फटाफट चल के खत्म भी हो जाता है। और ये रिकवरी का प्रोसीजर जो है वो सिविल प्रोसीजर है, वो एक बहुत ही एकदम सॉफ्ट नेचर का प्रोसेस है, वेयर एज द चेक बाउंस मैटर्स आर क्रिमिनल। जहां पे क्रिमिनल वर्ड आ जाता है थोड़ा सा प्रेशर अपने आप बनने लगता है कि यार जेल हो जाएगी, वहां पे भी फियर में भी लोग फटाफट चेक का अपना मैटर निपटा देते हैं। ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रख के देखें तो नॉट ओनली इन सोसाइटी बट इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो, ये जो प्रोसेस मैंने आपको इन शॉर्ट में एक बताया, इस चीज को फॉलो करके चेक बाउंस के मैटर्स चलाए जा सकते हैं। और बीच के जो प्रोसेस है वो थोड़े से लेंथी है, जिसको मैंने कट शॉर्ट करके आपको बताया, बट ओवरऑल आपको अगर मैं समराइज कर दूं मेरी बात खत्म करने से पहले,
एक चेक आता है आपके पास में जो कि लीगली है सामने वाले की डेप्थ लाइबिलिटी हटाने के लिए। वो चेक जब आप बैंक में डालते हैं और वो डिसऑनर हो जाता है, जिसको हम चेक बाउंस हो गया कहते हैं, वो बाउंस होने के बाद 2 से 3 दिन में आपको बैंक मेमो भेजती है विद द रिटर्न चेक। उस मेमो पे रीजन लिखा होता है इनसफिशिएंट फंड। अदर देन रीजंस भी लिखे जा सकते हैं, लाइक जैसे कि बैंक क्लोज्ड हो गया है। बैंक अगर क्लोज हो गया है तो भाई साहब ने आपको चेक क्यों दिया, स्टिल ये मैटर आता है चेक बाउंस के मैटर में 138 के अंदर में ये लाइन मान के चलते हैं कि सामने वाले ने स्टॉप पेमेंट करवाया है, तब भी ये मैटर दिखता है। ऐसे बहुत से रीजंस हैं जो कि लिखे आएंगे आपके चेक बाउंस के मेमो पे। उसके बाद आप ये प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर चेक बाउंस का जब मेमो आ गया, जिस दिन मेमो का डेट आ गया उसके दिन से 30 दिन 30 डेज, यहाँ पे टाइमिंग वापस से इंपॉर्टेंट है। 30 दिन के अंदर आपको डिमांड नोटिस भेजनी है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 29वें दिन मत भेज दीजिएगा कि अरे 30 दिन है आराम से सोए, 29वें दिन उठे बोले अरे भेजनी नोटिस। एटलीस्ट सफिशिएंट टाइम रखिए अपने आप को भी सेव करने के लिए, बफर टाइम रखिए। आगे पीछे कुछ हुआ, छुट्टियां आ गई, कुछ हो गया, तो एटलीस्ट हम उस चीज को ना कवर अप कर सकते हैं। तो 30 दिन का टाइम लीगल नोटिस डिमांड नोटिस भेजने के लिए, और उस डिमांड नोटिस में आपको 15 दिन का टाइम वापस से देना है सामने वाले को टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक। कि भाई अगर मिस्टेकली ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसको रेक्टिफाई करो, मेरे पैसे दे दो। और 15 दिन जैसे ही पूरे होते हैं 16वें दिन से फिर से 30 दिन काउंट कर लो इस मैटर को आपके ज्यूरिडिक्शन में बैठने वाले कोर्ट में फाइल करने। तो 30 15 30 ये इसका कैलकुलेशन है, और ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो मैंने प्रोसेस बताया, 30 दिन के बाद फिर आपको केस में फाइल करनी है मैटर। 2% का आपको कोर्ट फी पे करना है इफ ये मुंबई में आप फाइल कर रहे हैं। और उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट होता है, समन भेजा जाएगा, फिर बेलेबल वारंट नेक्स्ट स्टेज हो जाता है, फिर नॉन बेलेबल वारंट नेक्स्ट स्टेज हो जाता है। और इस तरीके से ये प्रोसेस जाकर जजमेंट के दिन खत्म होता है, जहाँ पे डबल द अमाउंट एक्यूज से लिया जा सकता है चेक का, और उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है, 1 साल तक की सजा भी होती है। इन चीज को हमने समराइज करके इस मुद्दे पे आज खत्म किया कि अगर सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी को अगर कहीं ऐसे मेंबर्स के अगेंस्ट में चेक बाउंस का मैटर चलाना हो जाए तो ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। हेमंत जी, ओवर टू यू। Thank you, Ashish sir. Friends, we will take a 2 minutes break for our sponsor. Please remain connected. Just hold on, please. Thank you.
Thank you, friends, for your patience. Now we will take up questions by our friends here. Questions only relating to today's topic, that is members maintenance check bounced, prosecutions, penalty, imprisonment, etc. Friends who want to ask questions, please click on the hand symbol on your screen. आपके स्क्रीन पे ऐसा एक हैंड सिंबल दिखाई देगा, उसको आप क्लिक करिए. We will take up your question in sequence. We are taking up only one short question per person. While asking your questions, please keep your video switched on. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So, friends, please proceed to ask your questions. Just raise your hand symbol and we will invite you. Meanwhile, Ashish sir, before we take up questions by our members, there are few doubts which we should be clear. जैसे उदाहरण के तौर पे वन ऑफ द क्वेश्चंस इज चेक बाउंस का जो मैटर है, इज इट ए क्रिमिनल मैटर और इज सिविल मैटर और व्हाट मैटर, कहाँ पे फाइल करना है? आपने कहा मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करना है. मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या क्रिमिनल मैटर होता है कि क्या होता है? उसका मैक्सिमम पीरियड कितना है पनिशमेंट का, यानी जेल टाइम कितना है, कोर्ट का पेनल्टी कितना होता है? थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताइए सर. ये जितने भी चेक बाउंस के मैटर्स होते हैं सर, ये जब मजिस्ट्रेट कोर्ट जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये क्रिमिनल मैटर है और इसमें जेल का प्रोविजन है, इसमें फाइन का प्रोविजन है और ये एक क्रिमिनल मैटर ही है. लेकिन इसमें थोड़ी सी कोर्ट लीनियंसी दिखाती है. रीजन ये कि ये दो लोगों के बीच में कंपाउंडेबल ऑफेंस है. ये ऐसा ऑफेंस है जो कि दो लोग आपस में मिलकर सहमति से इसको खत्म कर सकते हैं. तो इसलिए इसका नेचर थोड़ा सा सिविल भी हो जाता है. ये सिविल नेचर वाला एक क्रिमिनल मैटर है, ऐसा आप कह के चल सकते हैं. और यस, इसमें जो एंड में जजमेंट आने के बाद में एक्यूज्ड को जो पेनल्टी मिलती है फाइन के साथ में, वो डबल द चेक अमाउंट होता है. यानी कि अगर 10,000 का चेक दिया था आपने तो आपको 20,000 रुपए पे करने पड़ सकते हैं. और प्लस 1 साल तक की सजा का प्रोविजन है इसमें. साल भर तक की सजा तो कोर्ट ग्रांट करती है, 6 महीने भी कर देती है. आशीष सर, आपने बताया कि उदाहरण के तौर पे अगर 10,000 रुपए का चेक है उदाहरण के तौर पे और सक्सेसफुल केस जीत जाती है सोसाइटी, तो मजिस्ट्रेट उसको डबल द अमाउंट देती है, सोसाइटी को ऑर्डर करती है. मतलब 10,000 रुपए की जगह में अब 20,000 मिलता है. राइट. अब सोसाइटी अपने अकाउंट में वो जो एडिशनल 10,000 मिला, 10,000 तो मेंटेनेंस का था और 10,000 तो मिला वो तो पेनल्टी का मिला. तो क्या सोसाइटी, मानो मेंबर का नाम है अनिल भाई ने का 10,000 रुपये पेंडिंग है, कोर्ट ने 20,000 रुपया का ऑर्डर दिया, उसने पे कर भी दिया, तो अनिल भाई के खाते में सोसाइटी में 10,000 जमा होना चाहिए या 20,000 जमा होना चाहिए? और अगर सिर्फ 10,000 जमा होना चाहिए तो जो बाकी का 10,000 है वो कौन से खाते में जाएगा? ये टेक्निकल सब्जेक्ट है सर. इसमें 10,000 का जो अमाउंट है, क्योंकि चेक जो दिया गया था वो 10,000 रुपए का था, आपकी जो लीगल डेप्ट लायबिलिटी थी वो 10,000 रुपए की ही थी, तो अनिल भाई के खाते से सिर्फ 10,000 ही जोड़ा जाएगा.
ऊपर का जो 10,000 है वो फाइन गया हुआ है उसका, वो आपके मेंटेनेंस में ऐड नहीं होगा कि कल को बोलेगा कि मेरा 10,000 तो और दिया हुआ है, मैंने उसको अगले महीने के मेंटेनेंस में ऐड कर लेना, ऐसा नहीं है। कोर्ट बहुत ही स्पेसिफिकली उस चीज को एज अ पेनल्टी बोलती है, तो पेनल्टी आपके मेंटेनेंस के हिसाब से नहीं जोड़ा जाएगा। 10,000 रुपीज बिहाफ ऑफ द चेक अगेंस्ट द चेक वो माना जाएगा कि अनिल भाई ने दिया हुआ है, लेकिन जो 10,000 एक्स्ट्रा फाइन है वो सोसाइटी को मिल जाएगा, लेकिन वो अनिल भाई के अकाउंट में नहीं जाएगा। सो अनिल भाई के लेजर में वो 10 एक्स्ट्रा जो 10,000 रुपीज है वो क्रेडिट नहीं होगा, नहीं, वो सोसाइटी अपने खुद के खाते में क्रेडिट करेगी और उसको जो एक्स्ट्रा 10,000 मिला है उससे किसी का कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। एक और प्रश्न निर्माण होता है यहाँ पे सर कि चेक बाउंस हो गया तो मैनेजिंग कमेटी को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है चेक बाउंस का केस फाइल करने के पहले? मैनेजिंग कमेटी को क्योंकि पावर दिए हुए होते हैं पहले से ही जनरल बॉडी में कि आप ऐसा कुछ भी लीगल अगर प्रोविजन में जाना है या कहीं कोई किसी के अगेंस्ट में मैटर निकालना है, कुछ ऐसा है तो आप कर सकते हैं। तो मैनेजिंग कमेटी की जो एमसी मीटिंग्स होती हैं उसमें एक डिसीजन ले लिया जाता है कि XYZ का चेक बाउंस हुआ है, और ये पूरी तरह से मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स पे डिपेंड करता है, उनकी बुद्धि पे डिपेंड करता है। जैसे कि आई सेड की मेंटेनेंस के जो चेक्स होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल छोटे अमाउंट्स के होते हैं, बिलो 10,000 के होते हैं। अब क्या 10,000 के लिए हम सामने वाले से बातचीत करके अगर उनका बाउंस हुआ है तो क्या उनको समझा बुझा के वो अमाउंट वापस से लाया जा सकता है क्या, या क्या सामने वाले की कोई मजबूरी रही होगी या मिस्टेक हो गई है उसकी वजह से चेक बाउंस हो गया है क्या? तो सामने बातचीत करने के बाद में, क्योंकि एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो बातचीत करके सद्भावना से हम उस चीज को निकाल कर सकते हैं। क्योंकि 10,000 रुपए का चेक बाउंस होकर और फिर मैनेजिंग कमेटी उसके लिए पूरा प्रोसेस करे, 20,000 रुपए लेकर आए, ये थोड़ा सा सही नहीं लगता है अगर एक प्रैक्टिकल की बात करें तो। नो डाउट कानून में प्रोविजन है कि अगर 500 रुपए का भी चेक आपका बाउंस हुआ है तो आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इतने छोटे अमाउंट के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर बड़ा अमाउंट है, कोई सपोज 5 लाख का है, 10 लाख का है, ऐसा कोई पेंडिंग अमाउंट के लिए चेक दिया गया था और वो बाउंस हो गया है, तो यस डेफिनेटली सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं कि भैया हमें कौन सा एडवोकेट अपॉइंट करना है और किस तरीके से इस मैटर को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो डिमांड नोटिस भेजनी है या जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स हैं वो एक एडवोकेट के ही थ्रू करवाएंगे तो पॉसिबल है कि आप एकदम सही मुकाम तक पहुंचे। इन अदर वर्ड्स मैनेजिंग कमेटी को एक रेजोल्यूशन पास करना है टू फाइल द मैटर, देन टू सैंक्शन द लीगल फीस एक्सेट्रा, और सोसाइटी में कौन सा पर्टिकुलर मैनेजिंग कमेटी का मेंबर सोसाइटी का प्रतिनिधि बन के जाएगा ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसीडिंग्स। एम आई करेक्ट सर? राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। मैनेजिंग कमेटी आपस में जैसे 5, 6, 7, 8, 10, 12 लोग हैं, तो उसमें से सपोज किसी ने चेयरमैन को या किसी ने सेक्रेटरी को या XYZ किसी मेंबर को अथॉरिटी दे दी कि भैया सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर XYZ बनेंगे, तो उसका वो अथॉराइज लेटर बन जाता है। और जब मैटर चलता है तो मैटर पे ऐसा लिखा हुआ आएगा जैसे XYZ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड थ्रू, अब जिसको भी आपने रिप्रेजेंटेटिव बनाया होगा उसका नाम आ जाता है और फिर वो बन जाते हैं कंप्लेनेंट। एक और प्रश्न निर्माण होता है, जैसे कि आपका मानो 1 लाख रुपए का चेक है, सोसाइटी ने बैंक में डिपॉजिट किया, अनिल भाई ने किसी कारणवश उसको डिसऑनर करवा दिया जानबूझ के या अनजाने में। अब सोसाइटी का बैंक वाला ये बोलता है कि भाई हमें तो परेशानी हुई, आपका चेक गया क्लियरिंग पे, अभी आपको तो चेक रिटर्न चार्जेस लगेगा, तो टिपिकली कम से कम 250 रुपया प्लस GST चेक रिटर्न चार्जेस होता है जो कि सोसाइटी को लगता है क्योंकि सोसाइटी ने जमा किया वो चेक। अब ये चेक रिटर्न चार्जेस है वो कौन भरता है? वो अनिल भाई मेंबर भरेगा या वसूली किया जा सकता है क्या उससे, या सोसाइटी के ही लीगल एक्सपेंसेस में चला जाएगा वो?
ये भी एक टेक्निकल मुद्दा है सर, ये एक बहुत ही टेक्निकल विषय है, क्योंकि 250-300 रुपए जो भी आपका अमाउंट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है। अनिल भाई ने चेक दिया था, उन्होंने सोसाइटी को मिसलीड किया, मिसगाइड किया, उनको पता था कि ये चेक क्लियर होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वो चेक क्लियर हो जाता तो 250-300 रुपए जो आप बता रहे हैं पेनल्टी लगती नहीं सोसाइटी को, लेकिन क्योंकि उनकी वजह से लगी हुई है तो सोसाइटी ये क्लॉज इसमें डाल सकती है भाई पेनल्टी को इशू करने के टाइम पे, कि कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर लेकर कि भाई वो अमाउंट भी हमको दिलवाओ, और कोर्ट के पास ये पावर होती है कि अगर जो चीज की भी प्रेयर आप मांगेंगे वो कोर्ट उसमें ऐड करके बता सकते हैं। एक और प्रश्न निर्माण होता है, मैं अपने दोस्तों के प्रश्न थोड़ी देर के बाद लेता हूँ, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न निर्माण जो हो रहे हैं शायद अपने फ्रेंड्स भी यहाँ पे पूछेंगे। एक प्रश्न ऐसा निर्माण होता है कि अनिल भाई का चेक थर्ड पार्टी कोई पार्टी भर सकता है क्या ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि फ्लैट अनिल भाई के नाम पे है और उसका चाचा जो है सुरेश भाई वो बोलता है कि अनिल भाई गरीब है या मरमुरा गया या भाग गया या कुछ भी हो गया, तो उस फ्लैट के अगेंस्ट में आपका 10,000 रुपए का बिल है तो मैं आपको ये चेक देता हूँ। तो इसमें क्या रोक टोक है और सोसाइटी ले सकती है नहीं ले सकती है? तो जैसे मेंटेनेंस की बात है तो सोसाइटी को मेंटेनेंस से मतलब होता है वो कौन पे कर रहा है किसके बिहाफ में। जैसे कि लाइट बिल आप भरते हैं, आपके घर का लाइट बिल आप किसी से भी भरवाते हैं, कैश में भरवाते हैं, किसी से गूगल पे करवा दिया, नेट बैंकिंग करवा दी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनको उनके पैसे से मतलब है। ठीक वैसे सोसाइटी भी, उनको जो भी चेक आ रहे हैं XYZ फ्लैट के लिए मेंटेनेंस पे किया जा रहा है वो कभी ना नहीं बोलते हैं, और कोई ऐसा प्रोविजन भी नहीं है कि आप ना बोलेंगे कि हमको आपसे नीचे, हमको आपसे ही चाहिए। तो जहां तक चेक बाउंस का मैटर है, अगर अनिल भाई का फ्लैट है और XYZ रीजन से सुनील भाई का चेक दिया जा रहा है फॉर मेंटेनेंस, पेइंग द मेंटेनेंस, जहां तक चेक बाउंस का मैटर है, चेक बाउंस टोटली सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि आपने चेक किस वजह से दिया है, आपका चेक इशू किस वजह से हुआ है। अगर वो किसी लीगल डेप्थ लाइबिलिटी को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए दिया गया है तो आप लाइबल हैं, इंस्पाइट कि आप उस फ्लैट के मेंटेनेंस भरते थे नहीं भरते थे, आपका उसका कनेक्शन है या नहीं है, आपने वो चेक जान के समझ के उस सोसाइटी को दिया हुआ है कि आपका मेंटेनेंस क्लियर करना है। और एक बार अगर आप ये चेक इशू कर देते हैं समझे बूझे कि भाई आपने उसको मेंटेनेंस क्लियर करने के लिए दिया हुआ है, जो कि एक लीगल डेप्थ लायबिलिटी है आपके, तो आपके ऊपर ये चेक बाउंस का मैटर चलता है। सर एक दूसरा टेक्निकल प्रश्न ऐसा आता है कि अनिल भाई का फ्लैट है, 10,000 रुपए का चेक है, वो सुरेश भाई ने दिया, अनफॉर्चुनेटली जानबूझ के या अनजाने में हो फिर भी वो चेक बाउंस हो गया। अब आप चेक बाउंस का केस किसके ऊपर करोगे, क्योंकि वो जो सुरेश भाई है जिसने चेक दिया उसका तो पर्सनल लायबिलिटी तो है नहीं, डेब्ट तो है नहीं, तो क्या हम सुरेश भाई के ऊपर चेक बाउंस का केस कर सकते हैं क्या अगर उसका चेक बाउंस होता है, और कैसे और क्यों वगैरह थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए सर। इस मामले में बहुत क्लियर है कोर्ट की, जिस आदमी की भी सिग्नेचर है उस चेक पर, जिसे हम सिग्नेटरी अथॉरिटी कहते हैं, जिसने भी साइन किया हुआ है, अदर देन अगर कंपनीज में जाएं, कंपनीज में ऑथोराइज सिग्नेचर करने वाले कोई और होते हैं, CEO होते हैं, उनके पार्टनर्स होते हैं, या किसी को ऑथोराइज किया हुआ है, फिर पता चला कि वो तो काम छोड़ के जा चुका है, तो कंपनी का मैटर अभी हम नहीं डिस्कस सकते क्योंकि वो डिटेल में जाना पड़ेगा। बट ऐसे इंडिविजुअल की मैं बात करूं, अगर किसी ने भी चेक इशू किया है तो वो चेक बाउंस के मैटर में आता है, क्योंकि आपके सिग्नेचर आपने दिए, भले आपकी लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन जिस वजह से वो चेक लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए दी गई वो आपके समझ में थी, और आप उस चीज को भी आगे जाके कोर्ट को यही बताएंगे कि भाई ये चेक किस वजह से दिया गया। क्या सोसाइटी पोस्ट डेटेड चेक्स PDC
मेंबर से ले सकती है क्या, अलग अलग तारीख वगैरह डाल के? अगर बात करें सोसाइटी की सिर्फ, तो सोसाइटी मेंटेनेंस, सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के चेक्स ले सकती है, या मेजर रिपेयर के हो गए, या XYZ जो भी सोसाइटी और मेंबर के बीच में एक संबंध है, उसके बीच में चेक्स लिए जा सकते हैं। अब आपका सवाल ऐसा है कि सर क्या जनवरी टू दिसंबर हम 4 चेक ले सकते हैं क्या क्वार्टरली एक साथ में, और मैं बाद में डिपॉजिट करूं? तो अगर देने वाला रेडी है और लेने वाला रेडी है, किसी भी XYZ रीजन से, जैसे कि अगर सुनील भाई हैं वो अब्रॉड जा रहे हैं और उन्होंने सोसाइटी को एक रिक्वेस्ट की कि भाई मैं अब्रॉड जा रहा हूँ 1 साल के लिए, मैं यहाँ रहूंगा नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मेंटेनेंस का चेक मैं आपको देकर जाऊं, और उस पर मैं डेट डाल देता हूँ पोस्ट डेटेड, सो दैट आप जब भी बिल रेज कीजिएगा ये चेक जो है डाल दीजिएगा। अब क्योंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक कोऑपरेशन से चलती है, एक दूसरे का सुख दुख समझ के चलते हैं, तो ये एक मुद्दा ऐसा है कि जो चलाया जा सकता है। लीगली कहीं पे भी पोस्ट डेटेड चेक आप ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, ऐसा कहीं पे भी कुछ बार्ड नहीं है सर। तो लेकिन अगर आपने वो चेक दे दिए हैं और बाद में वो जाके बाउंस हो जाता है, स्टिल वो चेक बाउंस के मैटर में, वो 138 के मैटर में आप लाइबल पड़ेंगे। सोसाइटी चेक बाउंस का केस फाइल करती है, वकील को 100 रुपए देती है, कोर्ट फीस का 100 रुपए देती है, नोटिस फीस का 100 रुपए देती है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे लीगल फीस हो जाते हैं। अब मानो कोर्ट से आपका चेक बाउंस का केस जो चल रहा है वो अलग हो गया, कोर्ट सैंक्शन करती है, फीस नहीं करती है, कोई खास जानकारी नहीं है। तो ये सारे जो लीगल फीस है, कोर्ट फीस है, नोटिस फीस है, ज़ेरॉक्सिंग है वगैरह, ये सब किससे रिकवर करना चाहिए? सोसाइटी अपने खाते में क्या दिखाना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है सर। ये इसमें प्रोविजन ऐसा होता है कि जब आप प्रेयर मांगते हैं कोर्ट से चेक बाउंस के मैटर्स में, जब आप प्रेयर्स मांगते हैं तो फिर एक तो होता है कि भाई मेरे को मेरे चेक का अमाउंट दिलाओ, दूसरा है कि जो पेनल्टी है वो दिलाओ, तीसरा जो है कि जो मेरे वकील के खर्चे हो गए हैं, जो कोर्ट के फीस वगैरह हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपने बताया, स्टेशनरी जेरोक्स दुनिया भर की चीजें हैं, उसके भी खर्चे दिलाओ। प्रेयर्स आप मानते जरूर हैं, वो डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की कि वो आपको दिलाती है नहीं दिलाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लीगल चार्जेस वगैरह तो नहीं मिलते हैं, यस, लेकिन जो फाइन है वो डेफिनेटली मिलता है, और जो जेल का प्रोविजन है वो हो जाता है। वकील के खर्चे वगैरह बहुत रेयरली देखा गया है कि मिलता है, और ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलता है। तो अब ये सवाल उठता है कि फिर ये खर्चे कौन उठाएगा? या एक्यूज्ड उठाएगा या सोसाइटी उठाएगी? इसका जवाब ये है साहब कि इसके खर्चे तो सोसाइटी को ही उठाने पड़ते हैं, और जैसे 100 लोगों की सोसाइटी है और लीगल खर्चा अगर 100 रुपए आया है तो पर मेंबर 1 रुपए का खर्चा इस तरीके से बढ़ जाता है, और वो एक लीगल इसी संबंध में एक एडिशनल प्रश्न ये निर्माण होता है कि अगर अनिल भाई का चेक बाउंस होना है, सुनील भाई का चेक बाउंस होना है, उनका चेक बाउंस होने के बाद सोसाइटी को ही सारे लीगल खर्चे भरने, मतलब कई मेंबरों के भरने, तो सोसाइटी जनरल बॉडी में एक ये रेजोल्यूशन पास करती है कि इस कारण से सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट checks, but the society is giving an alternative route to pay your maintenance bill via IMPS, immediate payment schedule system, NEFT या RTGS, and this is passed in a general body meeting. So एक सुझाव ये निकलता है कि जनरल बॉडी मीटिंग में ये पास करो कि द सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट चेक्स बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, वी डू नॉट हैव द नेसेसरी मैन पावर और द रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू फॉलो अप, क्योंकि IMPS है, NEFT है, RTGS है,
ये बाउंस तो होता नहीं, जब आपका पेमेंट होगा बैंक में तब जाके ये नेक्स्ट स्टेप में जाता है, अदरवाइज वो प्रोसीजर आगे जाता ही नहीं है ऑनलाइन बैंकिंग में। यूपीआई पेमेंट्स वगैरह भी है। तो आपने बताया कोर्ट चेक जो है वो चेक का जो कॉस्ट है फाइल करने का लीगल फीस है वो सोसाइटी को बेयर करता है। अब एक टेक्निकल प्रश्न दूसरा निर्माण होता है कि एक आदमी का चेक है, अनिल भाई का ₹1,00,000 का है, ₹1,00,000 का चेक दिया उसने, वो भी चेक बाउंस हो गया और वो केस चलेगा 2-5 साल चलता है। टिपिकली मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये एक सिस्टम चलता है कि एक 5-1 साल तक ऑर्डिनरीली चल जाता है वो मैटर। 1 जनवरी को केस फाइल किया, क्या सोसाइटी रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी फाइल कर सकती है साइमल्टेनियसली इन द डेप्यूटी रजिस्ट्रार और विद द कोऑपरेटिव कोर्ट? मतलब वहां पे एक चेक बाउंस का केस चल रहा है जो क्रिमिनल केस है, और यहाँ पे सोसाइटी अपना रिकवरी का अमाउंट डीआर के ऑफिस में, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में या कोऑपरेटिव कोर्ट में फाइल करना चाहती है। क्या ये हो सकता है, यस और नो? दो सवाल हैं आपके। पहले वाले पे मैं जाता हूँ पहले कि क्या सोसाइटी मना कर सकती है क्या कि हम चेक नहीं लेंगे, भले जनरल बॉडी में पास करवाया हो कि भाई ये रीजन है, चेक बाउंस होते हैं, मगजमारी होती है, तो हम तो अभी खाली आईएमपीएस और नेट ट्रांसफर से लेंगे। तो कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन सोसाइटी में जो कि लॉ से बाहर है, अगर सिंपल हम कहें तो एक्ट से बाहर है, भले मेजॉरिटी ने पास किया होगा बट वो सस्टेन नहीं करता। जैसे कि एक छोटा सा किस्सा अभी मुझे याद आ रहा है कि किसी एक भारत के गांव में नॉर्थ साइड में 10 रुपए का कॉइन लोगों ने लेना बंद कर दिया, किसी भी शॉप पे नहीं ले रहे थे, स्टेटिंग दैट कि ये सिक्का बंद हो गया है, ये चलेगा नहीं, ये नकली है, फलाना ढिमका। हालांकि वो असली सिक्के हैं लेकिन चलन में नहीं ले रहे हैं लोग, उस गांव के लोग। तो क्या हम मान सकते हैं कि पूरे गांव ने अगर उस चीज को सपोर्ट किया है कि भाई 10 रुपए का सिक्का नहीं लेंगे तो वो वैलिड है? नहीं वैलिड है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा वो आज भी चलन में है, आपको लेना पड़ेगा, और नहीं लेने पे अलग कार्यवाही है उसकी अलग। अगर आप टेंडर जो लीगल टेंडर कॉइन्स नोट्स हैं अगर नहीं लेते हैं इंडिया के, उसकी अलग एक कार्रवाई है। तो ठीक वैसे ही अगर सोसाइटी ने ये मेजर में पास कर रखा है कि भाई हम तो चेक नहीं लेंगे, खाली ये ऑनलाइन लेंगे, वैसा नहीं चलेगा, आपको चेक तो लेने ही पड़ेगा। उसके लिए फिर अलग से एक प्रोविजन है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आखिरी प्रश्न ऐसा निर्माण होता है कि अनिल भाई चेक देता है 1 जनवरी को, बाउंस हो जाता है, 6 महीने के बाद एक और चेक देता है बाकी का मेंटेनेंस के लिए, वो भी बाउंस हो जाता है। ऐसे उसका लगभग हर चेक साल 2-3 साल में बाउंस होता चला गया। Should the society refuse to accept his checks because society is incurring actually heavy legal fees and cost? ये एक टेक्निकल विषय है सर, क्योंकि उसके राइट्स हैं, वो चेक दे सकता है, वो बाउंस हो रहा है, आपके राइट्स हैं, आप कोर्ट जाइए। बट यस ऑफ कोर्स सोसाइटी डिनाई जरूर कर सकती है, स्टेटिंग दैट आपके प्रीवियस चेक का जो रिकॉर्ड है, आपके प्रीवियस, अभी आपने ये अच्छा क्वेश्चन उठाया सर, अभी जो आरबीआई के नए गाइडलाइंस आए हुए हैं, अभी रिसेंटली नए गाइडलाइंस आ गए हैं चेक बाउंस के मैटर्स को लेकर, उसमें ये प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर कोई इस तरह का डिफॉल्टर है, बार बार उसको उसके चेक्स इस तरह के हो रहे हैं, उसके तो अकाउंट तक फ्रीज कर दिए जा रहे हैं। तो ये जो प्रोविजन है कि आने वाले टाइम में इसको अभी हम देखेंगे कि सेम प्रोविजन बहुत बड़े स्केल पे निभाया जाएगा, देखा जाएगा। बट यस, कमिंग टू बैक टू योर क्वेश्चन कि सोसाइटी मना कर सकती है क्या? अगर इस तरह की बदमाशी वाले मेंटालिटी का कोई मेंबर है जो बार बार चेक देके सिर्फ बाउंस करवा रहा है और मजे ले रहा है, तो सोसाइटी उसको डिनाई कर सकती है, स्टेटिंग दैट कि पास्ट रिकॉर्ड आपका इस तरीके का है कि आपने 3 चेक दिए तो 3 के 3 बाउंस हो। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, मेन क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या सोसाइटी अगर एक चेक बाउंस का मैटर पेंडिंग है तो क्या रिकवरी के लिए जा सकती है? 100% जा सकती है सर। रीजन की चेक बाउंस का मैटर कंप्लीटली एक डिफरेंट मैटर है
फ्रॉम दैट रिकवरी. रिकवरी आप कब जाते हैं? जब आपको पैसे नहीं मिले हैं. चेक बाउंस का मैटर अगर चल रहा है, दैट मीन्स पैसे नहीं मिले हैं, अभी तक सामने वाले ने आपको अमाउंट पे नहीं किया है और पेंडिंग है. जब पेंडिंग है तो रिकवरी के लिए बिल्कुल जाया जा सकता है, जो प्रोसेस है. Please. Mr. Menezes, please go ahead with your question. Yes, so that only doubt clarification from Ashish. He has already, Hemant sir has raised that question regarding legal notice. यहाँ पे आना चाहिए ना. Legal notice given an appointment of advocate, that other fees and all. Ashish sir has clarified that it will depend upon the judge how he will go to the matter, because already expenditure is done by the society and that recovery is not available. Then it is a matter of, when we are living in the cooperative society, so the judge is depend upon the judge to get that fees back. So how the society will approach to advocate for legal notice? Francis ji, your question is not so very clear to me. It is a doubt clarification only we want, because the Please, legal notice, the society will, how they will approach for the legal notice to the advocate. How the society will approach to advocate? For the legal notice. How you meet a doctor, how you meet an advocate, same way. Here, when the legal notice been given, the recovery is not there. The process is very clear, sir. The process is very clear. You have to demand first. You have to demand first that, sir, you had given me a check of so and so amount. It has been bounced now. It has been dishonored. So please fulfill that, the amount, and pay back to us. And for that, we have to give 15 days notice. And for that, you have to approach an advocate. He will do the needful. Now, if your question is then how we will get that fees of advocate or the court proceedings ka kharcha and all, is it your question? Yes. So that you have to ask to the court. In prayer, when you demand for the prayer. Okay, that is a provision, that means. That is a provision, yes. You demand three things. You demand the check amount, you demand the penalty, and you demand the expenses of the court proceedings. Now, this is the discretionary power of the Judge Sahab, if he is allowing it or not. But surely, the amount of the check bounce, the check and the fine, that you will Okay, get for we'll sure. take up our next question by Mr. Pranaya. Mr. Pranaya. Hello. Yes, please switch on your video and then ask your question. हेलो. हाँ, नमस्कार सर. नमस्कार, go ahead. अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है आवाज, बोलिए. वो जो क्लाइंट अपने को अप्रोच होता है एडवोकेट को फॉर नोटिस के लिए, तो वो जो है टाइम लिमिट 30 डेज, बराबर. अगर वो अप्रोच हो गया ऑन 38 डेज, 30 प्रॉपर 30व्या दिवशी ते आपल्याला अप्रोच झाले, तर अशा वेळेस काय करायचं? नोटीस तर पाठवली जाऊ शकत नाही 30 दिवसाच्या आत, तर काय करायचं अशा वेळेस? नाही, म्हणून मी सांगितलं ना की 30 दिवस थांबायची गरज नाहीये. म्हणजे जर 30 दिवसाचा आम्हाला वेळ दिलेला आहे तर आम्हाला 30 दिवस थांबायची वेळ नाही ना. त्याचा काहीतरी बफर टाइम ठेवा. समजा 30 दिवसचा आत तुम्हाला पाठवायचं आहे तर 20 दिवसापर्यंत तुम्ही हे डिसाईड करू शकता. 10 दिवसचा तुम्ही हे बफर टाइम ठेवा. तरी पण दुर्दैवाने समजा नाही झाला
तर लास्ट डेला पण तुम्ही नोटीस पाठवू शकतात. ओके. 30th डे जे आहे ना, 30वा दिवस जे आहे त्या दिवशी हा. पण तुम्ही नोटीस पाठवू शकतात, पण ते बाय पोस्टने किंवा बाय ईमेल किंवा कुठल्याही पद्धतीने जे तुम्ही नंतर कोर्टाने सांगू शकतात की बाबा आम्ही 30 दिवसाच्या आत त्यांना नोटीस दिलेली आहे. तर पण बेस्ट client- नाही सर, पण क्लायंटच आपल्याला 30व्या दिवशी अप्रोच झालं किंवा 30व्या दिवसानंतर 31व्या दिवशी अप्रोच झालं, जसं आपण डिले कंडोनेशन फाईल करतो तसं नोटीसला काय सबस्टिट्यूट आहे? नोटीसला काही नाही आहे, नोटीसला काही सबस्टिट्यूट नाही आहे, तुम्हाला 30 दिवसाच्या आतच करावा लागेल. आशीष सर, चेक रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या? हा, इथे कसं आहे की बघा 3 महिन्यांचा वेळ असतो हो. चेकचं जे आहे ना, चेक तुम्ही 3 महिन्यापर्यंत टाकू शकतात. 30 हो. टमाटा काय हरकत नाहीये. हं. तर ते डेट वाढवायसाठी समजा एकदा तुम्ही चेक बाउन्स केला, हा. पुन्हा टाकून द्या त्याला. ओके, आपल्या नोटीसच्या सेफर साईड साठी आपण Safer पाठवू side, शकतो. हा, हा, हा. ओके ओके, चालेल सर. बाकी तर नोटीसचं ते आहे ते व्हेरी स्ट्रिक्ट आहे. 30 डेजचा आतच पाठवावं लागेल. समजा क्लायंट आपल्याकडे 30वा दिवस आला, 30 डेजला आला, तर त्वरित तुम्ही नोटीस करू शकतात, हा. ईमेलने पाठवू शकतात आणि नंतर नेक्स्ट डे तुम्ही पोस्टाने पाठवा आणि नंतर कोर्टला सॅटिस्फाय करा की का उशीर झाला. आणि कोर्टाचा डिस्क्रिशनरी पॉवर असतो की बाबा 30 दिवस मध्ये बघा तुम्ही मेल तर पाठवला होता त्यांना. हो हो सर. मग असा काही नियम आहे का त्याला 30 दिवसाच्या आत, अॅक्युजला 30 दिवसाच्या आत भेटली पाहिजे, की असा नियम आहे की फक्त आपण 30 दिवसाच्या आतच नोटीस पाठवावी, मग समोरच्याला कधी का भेटे ना, असं काही आहे का? असं नाहीये. जेव्हा तुम्ही नोटीस पाठवतात ना, तो हा. 30 दिवसचा आत पाठवायचा आहे. ओके ओके. त्याला कधी भेटतात त्याची गरज नाहीये. ओके. त्याला जधी पण मिळाला, समजा कधी पण मिळाला, हं. त्या दिवस पासून 15 दिवस त्यांना मिळेल. ओके सर, ठीक आहे. आणि अजून दुसरा एक क्वेश्चन आहे, सोसायटीचं अकाउंट आहे एका एकर, म्हणजे सोसायटी सिच्युएटेड इन डोंबिवली, करेक्ट? आणि चेक डिपॉझिट केला एकाच दुसऱ्या बँकेत आणि ना अकाउंट जे मेंटेन केलं जातं ते दुसरेच ब्रँच आहे, डोंबिवलीतलंच आहेत, पण ते वेगवेगळ्या बँक आणि ब्रँचेस आहेत. मग अशा वेळेस ज्युरिस्डिक्शन काय पकडायचं? वेअर मेंटेन. जिथे तुम्ही बँकेचा चेक डिपॉझिट केलाय ओके तो बँकचं तुम्हाला ज्युरिडिक्शन बघावं लागेल. ओके. आणि वेअर अकाउंट मेंटेनेबल असं नाही चेक बघावं लागत ना? म्हणजे आता सपोज होम ब्रांच बघा, एसबीआय किंवा एसबीआयचा समजा एक उदाहरण घेतो आपण. ओके. एसबीआयचा एक होम ब्रांच आहे, हा. एक होम ब्रांच आहे तिथे तुम्ही उघडलेला आहे आणि तो दादरला आहे. ओके. हा. तुमची सोसायटी डोंबिवलीला आहे हो हो. आणि तिथे ब्रांच आहे तुमचा. हा. होम ब्रांच पकडावा लागेल तुम्हाला, डोंबिवलीचा नाही, दादरचा ब्रांच पकडावा लागेल. ओके. ज्युरिडिक्शन जे आहे ते दादरचा होणार. अच्छा, पण डिपॉझिट केलं डोंबिवलीच्याच ब्रांच मध्ये दुसऱ्या कोणत्या तर? नहीं, कुठे पण करा, पण तुमचा होम ब्रांच. आशीष सर, उनका शायद प्रश्न ऐसा है कि एक सोसाइटी है, उनका 3 बैंक है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है और एक लेटस से यस बैंक है. तीनों खाते में वो अपना सोसाइटी अपना अपना कार्यवाही करती है. यूजुअल कार्यवाही हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन सोसाइटी ने वो चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा में. क्या मैडम आपका यही प्रश्न है? हाँ, ऐसे ही पकड़ के समझो ना सर, ऐसे ही आप सोसाइटी के अगर 10 बैंक है, हाँ. तो सोसाइटी अपने किसी भी उस 10 बैंक में से जमा कर सकती है, उसका कोई रोक टोक नहीं है मैडम. ओके ओके, ठीक है. ज्युरिडिक्शन लेकिन उसी बैंक का बनेगा मैडम जहाँ पे आपने चेक डिपॉजिट किया. डिपॉजिट? या तो जहाँ डिपॉजिट किया, ओके. होम ब्रांच. कंफ्यूज मत होइए, मेरे घर के बगल में है ब्रांच है, हाँ हाँ हाँ. मैंने वहाँ डिपॉजिट किया, वो आपका हाँ. ज्युरिडिक्शन नहीं बनता है. हाँ. आपका होम ब्रांच कहाँ पे है वो आपका Okay. ज्युरिडिक्शन बनेगा. मतलब जो आपके बैंक के पासबुक पे जो एड्रेस है ना, हाँ जो हाँ चेक पे हाँ. एड्रेस है वो हाँ. आपका होम ब्रांच है, ओके वो ज्युरिडिक्शन बनेगा आपका. डिपॉजिट कहाँ किया उससे कोई मतलब नहीं. ओके सर, ठीक है.
Okay. Thank you. Next question is by Mr. Ismail Sheikh. Mr. Ismail Sheikh, please. इस्माइल सर अनम्यूट करिए ना वो आपका माइक्रोफोन को। सॉरी सर, मैं ना मेरा बहुत बिटर एक्सपीरियंस बीइंग ए सेक्रेटरी शेयर करना चाहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़े कि ना फाइट तो देना पड़ेगा सर। मेरे को बहुत यानी गंदा मेरा मेंबर था, राउडी एलिमेंट, मनी पावर मसल पावर सब यूज किया मेरे खिलाफ, बट मेरे को 5 साल फाइट करना पड़ा। 3,85,000 आई एम टॉकिंग अबाउट 22 ईयर्स बैक। लेकिन उसको पूरा वसूल करके लिया था। हमारा वकील ने 5 साल फाइट किया। वकील ने प्रेडिक्ट किया था, द लॉयर वाज ऑफ 75 ईयर्स ओल्ड, कि या तो घर बेचेगा या तो पैसा देगा। अल्टीमेटली सर उसने घर बेचा और हमारा वकील का फीस भी सब भर के गया। तो वी शुड फाइट फॉर द ट्रूथ। ये खाली इंकरेजमेंट के लिए मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सर। इस्माइल जी, क्या वो चेक बाउंस का मैटर था? यस सर, चेक बाउंस सब कुछ था। चेक बाउंस भी था सर, वो झगड़ा भी करता था मेरे दरवाजे पे आकर सर। वो मेरे को धमकी भी देके जाता था। तो मेरे लॉयर ने बोला था, तभी मैं दाढ़ी नहीं रखा था, तुम अपना प्लेट से हाथ काटो और मैं जाके पुलिस स्टेशन में वो करो करके, क्योंकि सब पूरा जनरल बॉडी उड़ गया। वो मैं पैसा लाया और मैं इसमें रखा हूँ मेरे कार में, ये क्या नाम, इंटरेस्ट मेरा माफ कर दो। मतलब मेरा बाप भी इंटरेस्ट नहीं माफ करेगा, आप पूरा पैसा देना पड़ेगा। फिर ऊपर में फोन करने के लिए लॉयर को, तो लॉयर ने सजेस्ट किया गो टू द पुलिस स्टेशन। मैं वो नहीं किया, इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया, बट सस्टेन प्रेशर किया सर और पूरा पैसा मेरे को मिला। घर बेच के गया पूरा पैसा दे करके। जस्ट इज फॉर द इंकरेजमेंट और सब फ्रेंड्स के ना, इसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ सर। बहुत बढ़िया। ओके सर, Thank you, Mr. Ismail. Next question is by Mr. Ganpat Rathore. Mr. Ganpat Rathore. गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर सोसाइटी मेंटेनेंस बिल नहीं रेज कर रही है, ऐसे में मेंबर को मेंटेनेंस अमाउंट पेमेंट करना जरूरी है क्या, बिल नहीं रेज करना? ये तो एक पहली चीज ऐसा है कि ये आज का विषय नहीं है, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूँ। स्टिल बता देता हूँ, बिल रेज नहीं कर रही है। टेक्निकली अगर बिल रेज नहीं करे तो हम पेमेंट कैसे करेंगे? हमको कैसे पता चलेगा कि हमको पेमेंट क्या करना है? लेकिन आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आप सोसाइटी में तो रह रहे हैं ना, मेंटेनेंस तो पे करना पड़ेगा, वो अपनी ड्यूटी है। तो अब मान के चलते हैं 3,000 का एक मोटा मोटा बिल आता है, बाजू वाले का भी आता है, हम हमारे साथ ही बदमाशी चल रही है, हमको दे नहीं रहे, तो हमको डिमांड करना पड़ेगा, सोसाइटी को डिमांड करना पड़ेगा कि भाई हमारे बिल नहीं मिल रहे, हमको बिल दो, सो दैट हम मेंटेनेंस पे करें। ये है। Okay. Our next question is by Mr. Nitin Patil. Nitin Patil ji. Sir, I just want to know, like Mumbai, there are special courts. I think in ballot pair there is a separate court for Section 38 matters. Can we choose out that to file in that particular court? जी आपका म्यूट कर In Dadar. Our society is in Dadar. Sorry? Our society is in Dadar. Okay. Can we choose to file Section 138 matter in ballot pair court? No, the jurisdiction you have to see, sir. It is not on your choice. Okay. Wherever you are depositing your bank's check, Okay. wherever you are depositing the check. Because we were told that there is one court in ballot pair which handles only Section 138 matters. There is no such court, sir, which handles only 138 matters. Okay. Our last question is by Mr. Rakesh Malhotra. Mr. Rakesh Malhotra. हेलो आशीष जी, हमारे यहाँ पे 3 मेंबर है जो डिफॉल्टर है चेक बाउंस के। सोसाइटी उनको बस केस करना चाहती है और सोसाइटी में नॉर्मली कोई भी काम करने के लिए रेडी नहीं है। तो सोसाइटी ने क्या किया कि सेक्रेटरी को बोला कि आप रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी का रहो आप वहाँ पे कोर्ट के लिए। मगर वो 3 मेंबर थे, उसमें से एक जो है वो सेक्रेटरी ही था। तो अभी कैसे करें, वो रिप्रेजेंट हो सकता है वहाँ पे?
जो एक्यूज्ड है वही रिप्रेजेंटेटिव बन के कैसे अपना मैटर करेगा सर? नॉट पॉसिबल। तो होगा ही कोर्ट में, वो लेगा ही नहीं ना वो मैटर। ऐसा नहीं है, वो तो लेटर ऑन स्टेज आएगा जब कोई रेज करेगा। नहीं, कोई सोसाइटी को कोई रेडी नहीं काम करने के लिए, तुमको चलो आप ही को जो देखो मिला तो अच्छा है, सेक्रेटरी बोला ठीक है हुआ तो मैं दे दूंगा, पर अभी वो इस तरह से इस मैटर में क्या होगा सर? थोड़ा सा केस ले लेंगे कोर्ट। नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे जो एक्यूज्ड है वही सामने से जाके किस तरीके से करेगा? हाँ वही मैं चाहता हूँ कि कोर्ट लेगा या नहीं ले। नहीं, कोर्ट तो देखो एडमिट हो जाएगा, एडमिट होने को इशू नहीं है। हाँ लेकिन वो आगे जाके मैटर बहुत खिचड़ी हो जाएगी। हाँ यस सर। Anyway, thank you all friends. We Thank will conclude our webinar for today. With the permission of all our friends, we will conclude our today's webinar. Thank you Ashish ji for all your knowledge and experience sharing to our friends over here. Thank you very much. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. Thank you very much जी sir. Thank you very much. एक्सटेंशन विद राकेश मल्होत्रा जी का जो क्वेरी है, मल्होत्रा जी इफ यू आर देयर, या थैंक यू सर। in case if you have 3 defaulters in the check bounce matter and one is a secretary himself for whom you are making him a representative, Okay. just change your representative. No one is ready to go as a representative as with secretary. I tell you that the representative does not have to go to the court daily. He has to just visit the court once or maximum twice. Rest of the things your advocate will handle. Otherwise, Thank you, Ashish ji. Thank you very much. We will conclude. If you are making a secretary, it will be against natural justice. So my advice to you that choose anyone. He has not to go to visit the court anyway. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you Ashish ji, and thank you all friends for attending today's webinar. We'll conclude. Thank you sir. Thank you sir.